नमस्कार, स्वागत है आपका सवाल आपका में। मैं हूं कायनात अंसारी। मॉनसून इस बार सुहावना नहीं डरावना साबित हुआ। उत्तर भारत के 7 राज्य बारिश से मची तबाही का सामना कर रहे हैं। अगले 48 घंटे तक खतरा सिर पर बना हुआ है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बाढ़ और बारिश से मची तबाही की तस्वीर नजर आ रही है। कई जानें चली गईं तो कई जिंदगियां पटरी से उतर गई हैं। हरियाणा में बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के अलग अलग इलाकों से भारी नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। सरकार और प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए हैं। प्रभावित इलाकों का जायजा लिया जा रहा है। बारिश से मिले जख्म पर सरकार राहत रूपी मरहम लगाने में जुट गई है। 19 जनवरी 2023 को हरियाणा राज्य सूखा राहत एवं बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 54वीं बैठक हुई थी। चंडीगढ़ में हुई बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी। बैठक में साल 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके लिए 1100 करोड़ की 528 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। सीएम की ओर से बहुत ज्यादा जलभराव वाली भूमि पर झीलें बनाने के निर्देश दिए गए। वहीं एनसीआर जिलों में करीबन 100 झीलें बनाने की योजना तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लेकिन मौजूदा हालात देखकर कहा जा सकता है कि मानसून ने सरकारी प्लानिंग पर पानी फेर दिया है। इस वक्त हर नगर शहर पानी का कहर देखा जा रहा है। बारिश ऐसी तबाही मचाएगी, ऐसी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। पिछले 4 दिन से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल समेत चंडीगढ़ में बरसात ने हाल बेहाल किया हुआ है। खेतों से लेकर सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। नदी नाले सब उफान पर हैं, खतरे के निशान को पार कर गए हैं। बहुत से जिलों के गांव में बांध भी टूटे, जिससे तबाही भरा मंजर साफ देखने को मिल रहा है। बिगड़े हालात पर सरकार और प्रशासन की पैनी नजर है। अंबाला में स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करने और नुकसान का जायजा लेने प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज नाव पर सवार होकर निकले। घर पहुंचने के लिए भी उन्होंने नाव का ही सहारा लिया। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने खराब हैं। हथनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी के कारण भी काफी नुकसान हुआ है। करनाल, पानीपत समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। करनाल के इंद्री में फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई गांव में पानी घुस चुका है। यही नहीं, पानीपत में भी बांध टूटने से 7 गांव डूब चुके हैं। गौशाला तक में पानी घुस गया, जिसमें सैकड़ों गायें फंस गईं, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचाया गया। सोनीपत के गांव जगदीशपुर में 4 मकान ढह गए। कुरुक्षेत्र के गांव दयालपुर में एक घर की छत गिर गई, तो करनाल और पानीपत में भी घरों की छतें गिरने की खबरें सामने आई। कुल मिलाकर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक जल भराव और बाढ़ का कहर देखा जा रहा है। इन मुश्किल हालात से निपटने के लिए क्या है सरकारी इंतजाम और प्रभावितों तक कितनी पहुंची राहत की ये मदद, सवाल आपका में करेंगे आज इसी पर चर्चा। चलिए सबसे पहले डाल लेते हैं सवालों पर नजर। मुश्किल में जान, कैसा है राहत का इंतजाम? बारिश से तबाही कैसे होगी भरपाई? जल जमाव की स्थिति से कैसे निपट रहा शासन प्रशासन? आपके क्षेत्र का क्या है हाल? स्थिति बदहाल या बहाल? तो इस वक्त किस तरह की स्थिति का हरियाणा वासी सामना कर रहे हैं? आपके क्षेत्र में कितनी मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ रही हैं? हालात कितने सुधरे हैं या अभी भी कितने बदतर बने हुए हैं? आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़कर बता सकते हैं लगातार, क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये दावा हो रहा है कि राहत बचाव का काम जो है वो जारी है और जो प्रभावित इलाके हैं वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। साथ ही प्रभावितों के लिए, पीड़ितों के लिए सरकार की तरफ से ये दावा किया गया है कि उनके लिए खाने पीने का इंतजाम जो है पर्याप्त रूप से किया गया है। चलिए हमारे साथ आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और अपनी बात, अपनी राय, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनके साथ हम करेंगे कार्यक्रम में चर्चा। तो एक्सपर्ट से आपका तारुफ करवा देते हैं। सिंचाई विभाग से हमारे साथ आर एन मलिक जुड़े हैं और कृष्णा मित्रों, डिजास्टर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो डिजास्टर एक्सपर्ट हैं कृष्ण मित्रों, सर मैं आपसे इस कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगी, चर्चा की शुरुआत करूंगी। इस तरीके के जो हालात हैं इस वक्त, जो मुश्किल का दौर है, आपदा का दौर है, इस दौर में किस तरह से तैयारी होनी चाहिए? किस तरीके से अभी सरकारें और प्रशासन इन हालात से निपट रहे हैं? उन तमाम चीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं?
देखो, देखिए आपने बहुत किस प्रकार की तैयारी होनी चाहिए, सबसे बढ़िया इस स्टेज पे तो इस जो आज की हालात है जी। इसमें कोई तैयारी नहीं हो सकती। तैयारी तो हो चुकी हम्म। नहीं हुई है, उसकी वजह से वो हमें बात करनी है कि तैयारी ठीक थी नहीं ठीक थी वगैरह। आपकी क्रॉसफीड आ रही है मेरे को। चलिए ठीक है, हम उसे ठीक कराएंगे सर। हाँ, लेकिन हम अभी आपको सही प्रकार से सुन पा रहे हैं। जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तैयारी की स्टेज तो निकल गई, अभी तैयारी की स्टेज नहीं है। अभी ये है कि हमें जायजा लेना है कि हालत क्या है और उसको सरकार कैसे निपटे, उसका क्या हल है। हालात सिर्फ हरियाणा में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी राष्ट्रों में, सभी प्रदेशों में और एनसीआर में और कोई 7 या 8 स्टेट्स में, राज्यों में जी। बाढ़ के हालात बने हुए हैं। बारिश काफी ज्यादा हुई है और बेसिकली जो प्रॉब्लम है कि जो बाढ़ का नियंत्रण था, जो प्रिपरेशन थी, मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं हुई है। मैं एक उदाहरण लूंगा। पहला उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण गुड़गांव का, गुरुग्राम का। आप देखिए, साल दर साल, हर साल, हर मानसून गुड़गांव में पानी भर जाता है। जी। जो मेरी समझ है, गुड़गांव जो है वो जो ड्रेन थी, जो नाले थे, उनमें भराव करके डेवलपमेंट की गई है। तो नाले तो बंद कर दिया आपने। जो बारिश का पानी आएगा, बरसाती पानी आएगा, वो कहाँ जाएगा? वो तो आपके उसी घरों में घुसेगा जहां पे आपने बिल्डिंग्स बना दी, क्योंकि वहीं से तो पानी को गुजरना है। आपने नालों को भराव करके, रिक्लेम करके आपने डेवलपमेंट कर दी। मैं तो कहूंगा टाउन प्लानर्स तो बहुत अच्छे थे, जिन्होंने बड़ी समझ से ये प्लानिंग करी है, लेकिन उनको शायद ये पता नहीं था कि हिंदुस्तान में बाढ़ जरूर आती है, जरूर आती है। पानी जितना भी हो, पानी जितना भी बरसे, कम या ज्यादा बाढ़ आती है। क्योंकि हिंदुस्तान शुरू से ही 2 किस्म की आपदाओं से पीड़ित था। एक तो बाढ़ और दूसरा सूखा। जी। इसलिए 1996 में भारत सरकार ने एक हाई लेवल कमिटी का संगठन किया था, केसी पंत जी की अध्यक्षता में। जी। उन्होंने ये बात बताई थी कि क्योंकि भारत में बाढ़ आते हैं और सूखा पड़ता है, और हम हमेशा हर साल रिएक्टिव, मतलब कुछ हो जाने के बाद हमारी नींद खुलती थी कि हम क्या करें। जी। उसको बचाने के लिए, हटाने के लिए ये रेकमेंड किया गया था कि हमें प्रोएक्टिव होना चाहिए। कोई भी आपदा होने से पहले हमें तैयार होना चाहिए, ताकि हम आपदा के टाइम पे तैयार रहें। लेकिन वो अभी तक दिखाई नहीं देता है। हम अभी तक प्रोएक्टिव मोड में नहीं आए हैं। शायद यही वजह। मैं आपको पहले देखिए, मैं आपको बेसिकली ये समझा रहा हूं कि हिंदुस्तान में हम किस तरह से आपदा प्रबंधन मैनेज कर रहे हैं। सर बिल्कुल, इसी पर हम सवाल पर आएंगे और चर्चा आगे हमारी जारी रहेगी। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, रोहतक से रणबीर जुड़े हैं, उनका भी सवाल ले लेते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। बहुत स्वागत है आपका रणबीर जी, रखें अपनी बात। नमस्कार जी। नमस्ते। कहना, देखो, कुदरत के आगे तो किसी की नहीं चलती, लेकिन सरकारें क्या कर रही? अभी नाले हैं, नालों की नहीं सफाई होती बिल्कुल भी, खाली सफाई कर्मचारियों ठेका दे दिया जाता है, सब ठेका पर थाने, वो रोडों पर झाड़ू लगा देते हैं, लेकिन बारिश आती है तो नालों का लेवल 10 फुट गहरा है, लेकिन वो 2 फुट भी नहीं बचा हुआ है। अगर नाला ही, हमारा रास्ता ही साफ नहीं तो पानी दुकानों के, मकानों के अंदर ही घुसेगा ना। फिर दूसरा, जो नाले हैं उनके ऊपर सबने लेंटर डाल दिए। मान लिया नालों की सफाई भी करने लगे और किसी नेता की या पॉलिटिक्स वाला की दुकान आ गई तो उसके आगे से लेंटर को नहीं तोड़ सकते। तो ये हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी समस्या है। और किसी भी नेता को देखिए आप, किसी भी नेता का मकान डूबता हो
किसी नेता का चोट लगती है क्यों हेलीकॉप्टर से जाएंगे, आ जाएंगे घूमकर, या उनके लिए स्पेशल नाव चलेगी जो कि बहुत बड़ी आवड़ी होगी। जन मरती तो जनता है ना, और जनता को ही लूटा जाता है। अभी आप देखिए रोडों का क्या हाल है, बारिश के अंदर इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं क्योंकि पानी के अंदर गड्ढे दिखाई नहीं देते। इन रोडों के लिए आपके चैनल के माध्यम से ही मैं कितने दिन से, 1 साल से आवाज उठा रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, बिल्कुल भी लूट मचा रखी है देश के अंदर। ठेकेदारी के अंदर सब परसेंटेज के हिसाब से टेंडर चल रहे हैं, कहीं भी आप काम वाले को कुछ भी बोलते रहो, कोई सुनवाई नहीं है। शिविरों के ढक्कन टूटे पड़े हैं, आईसीयू के ढक्कन टूटे पड़े हैं, चोटिल हो रही तो आम आदमी हो रहे हैं। बिल्कुल रणबीर जी, जैसे आपने कहा कृष्ण मित्रों भी जो हमारे साथ जुड़े हैं विशेषज्ञ, वो भी उन्हीं बातों का लेकर जिक्र कर रहे हैं कि हम तब हमारी नींद खुलती है जब घटना घटित हो जाती है या पानी सर से ऊपर चला जाता है, और इससे पहले तमाम चीजों को हमें देखने की जरूरत होती है, लेकिन उन्हीं चीजों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और दर्शक अभिषेक हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से, स्वागत है आपका अभिषेक, रखें अपनी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए बारिश का मैं बताना चाहूंगा कि बारिश आजकल लगातार मानसून का बहुत बुरा हाल है। और मैं कहना ये चाहूंगा कि भाई इसको प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि लगातार मौतें हो जाती हैं, कभी कोई भी गड्ढे में गिर जाता है, कभी कोई गड्ढे में गिर जाता है। अभी लगातार मेरे यहाँ 4 मौतें हुई हैं। तो ये इस चीज को प्रशासन को ध्यान देना, सरकार जो दिल्ली सरकार है जो भी है, जहाँ भी है सरकार है, सबकी सरकारों को ये ध्यान देना चाहिए कि भाई हम जनता से वादा तो करते हैं कि हम ये काम करेंगे, जीतने के बाद वो काम कर रहे हैं, और जीतने के बाद वो उस जनता के साथ धोखा करते हैं। मतलब जो जनता जिताती है उसके साथ आप धोखेबाजी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार सोई पड़ी है, सबसे बड़ी बात है केजरीवाल की जो सरकार है बिल्कुल सोई हुई है, और इसको ध्यान देना चाहिए। इनकी जो मंत्री हैं आतिशी जी के घर में खुद पानी घुसा हुआ था, वो दूसरे के घर में जाके पानी का वो कर रही थी। और इसी का मतलब हर चीज के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन अगर जनता के पैसों से ये काम नहीं कर रहे हैं तो क्या फायदा ऐसी सरकार को चुनने का। ठीक है, अगर ये काम नहीं कर सकते तो छोड़ दें गद्दी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी कृष्ण मित्रों जी, जैसे अभी आपने दर्शकों की बात भी सुनी, कुछ ने बताया कि नालों की स्थिति जो है वो काफी खराब होती जा रही है, इंक्रोचमेंट उन पर ज्यादा हो गया है, उनको भर दिया गया है, पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं, जिस बात का आपने भी जिक्र किया था। लेकिन यही जानने वाली बात है कि जब ये सारी चीजें हो रही होती हैं तब जो स्थानीय निकाय हैं वो इन चीजों की ओर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? उनका भी तो फर्ज बनता है इन तमाम चीजों को देखना, और अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको वक्त पर रोकना। देखिए मैं एक एक करके बात करूंगा। रंजीत जी ने जो पहले कहा कि जो नाले थे वो 10 फुट का जो नाला था अब 3 फुट या 4 फुट का रह गया जी, उसमें भराव कर दिया गया है, डेवलपमेंट कर दी गई, जो मैंने पहले भी कहा। यही हालत दिल्ली में है। वहां पे दिल्ली में जो बरसाती नाले हैं उनकी सफाई कभी नहीं होती। सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया हर साल खर्च होता है। दूसरी बात जो अभिषेक जी ने अभी कहा कि सरकार झूठे वायदे करती है, वो तो सरकार का काम है। वोट बैंक लेने के लिए, वोट लेने के लिए आपको तो सबजबाज दिखा देंगे। मोदी जी ने नहीं कहा था कि 15 लाख रुपए पर सिटीजन मिल जाएंगे। अब हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 1100 करोड़ रुपया देंगे और आपदा प्रबंधन का या बाढ़ प्रबंधन का इंतजाम करेंगे 2026 तक। जी। अरे 2026 कौन देखा है? बाढ़ मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है हरियाणा को। ठीक है, इस बारे में सकते हैं। जब आपके गुरुग्राम में नालों के ऊपर आपने बिल्डिंग बना दी तो आप बाढ़ कैसे रोकेंगे? वो पानी कहां जाएगा? हमारे साथ सिंचाई विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आर्यन मलिक भी जुड़े हैं। जी सर, जल्दी, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त होता जा रहा है। ठीक है, जल्दी से मैं एक छोटी सी बात कहूंगा। उन्होंने कहा आतिशी के घर, आप आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया, आतिशी के घर पानी भर गया। अरे कल तो रेसकोर्स रोड पे और प्रधानमंत्री के घर में भी पानी भरा था। इस वक्त स्थिति जो है सभी जगह एक जैसी देखी जा रही है। बिल्कुल, कनॉटप्लेस में पानी भर गया था। और दिल्ली तो एक केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों ही सरकारों का यहाँ कर्तव्य बनता है कि उसकी स्थिति को सुधारने के लिए बेहतर से बेहतर व्यवस्था की जाए।
मलिक जी, आपसे जानना चाहेंगे 2026 तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त प्रदेश बनाने का लक्ष्य सरकार ने रखा है, लेकिन अभी जिस तरीके के हालात दिखाई दिए हैं, एकदम से जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, प्राकृतिक आपदा आती है और तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो जाती हैं। क्या इस तरह से ये लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है? नदियों की बात करें तो नदियां जो हैं खतरे के निशान से ऊपर हैं, कई बांध टूट गए हैं। ऐसे में कैसे आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को और उस लक्ष्य को जो सरकार लेके चल रही है? पहले जिक्र क्या था, जे वाला पानी छोड़ दिया उससे करनाल पानीपत उधर काफी बाढ़ की स्थिति है और जगदीशपुर में 5 आदमी की डेथ भी होगी। ये यमुना एक ऐसा रिवर है जिसके ऊपर आज तक कोई डैम नहीं बना, जबकि सतलुज के ऊपर भाखड़ा है, ब्यास के ऊपर पोंग डैम है, रावी के ऊपर रणजीत सागर डैम है, इसलिए वहाँ बाढ़ नदी में नहीं आते। एक ये रिवर यमुना ऐसा बचा है इसके ऊपर एक भी डैम नहीं है। और ये पिछली सरकारों में से पूछा जाए तो पिछली सरकार तो चली गई, इस सरकार को 8.5 साल हो गए, इन्होंने क्या क्या बांध बनाने के लिए। जब तक यमुना के ऊपर बांध नहीं बनेंगे, 3 बांध बनने हैं, वो जब तक उनके ऊपर नितिन गडकरी जी से मंत्री थे उन्होंने बात सिरे चढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद उनकी बदली होगी और वो शेखावत जी आगे उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। जब तक ये 3 डैम नहीं बनेंगे यमुना यूं ही डुबोती रहेगी। जो इनके साथ के गांव हैं, साथ के शहर है, तो यूं ही फ्लड आते रहेंगे, यूं ही वो डूबते रहेंगे। नंबर 2 ये बात तो थी रिवर यमुना की। दूसरी बात है शहरों की। अब शहरों में हर एक डिप्टी कमिश्नर का और जो एमसीजी के हेड है उनको एक मीटिंग लेनी पड़ती है कोई जून के पहले हफ्ते में। महकमे वालों को बुलाया जाता है, भाई देखिए आपकी फ्लड प्रिपेयर्डनेस है कि नहीं है जी। उसमें ये देखते हैं आप क्या आपके सारे पंप काम कर रहे हैं, क्या आपकी सारी ड्रेन साफ होगी है कि नहीं होगी है। वो मीटिंग में मेरे को लगता नहीं किसी ने बुलाई हो। अब ये गुड़गांव का ही हाल देख लो, क्या है इनका देख लो। जो आज मंत्री जी नाव में बैठ के अपने घर जा रहे थे, आपने उस फोटो में नोट किया होगा, ये जो नाव चल रही थी पानी बिल्कुल स्टैग्नेंट था। ये ठीक है बारिश ज्यादा हुई है जी। अब की बार बहुत ज्यादा हुई है, लेकिन पिछले साल तो नॉर्मल थी। नॉर्मल पिछले साल क्या हाल था, आज भी जब मंत्री जी की नाव चल रही थी तो पानी खड़ा था। इसका मतलब ड्रेनेज सिस्टम वहाँ काम नहीं कर रहा था, नहीं तो पानी चलता हुआ नजर आता आपको। तो ये जो है ना, अब ये ड्रेनेज सिस्टम या तो फॉल्टी है, जितना साइज होना चाहिए उतना नहीं है, या उसकी पंपिंग सिस्टम खराब है, या उस ड्रेन की बरसात आने से पहले सफाई नहीं हुई है। इन तीनों चीजों में से एक है। इसके ऊपर सरकार का ना तो कोई मंत्री बोलेगा, ना वहाँ का एमएलए बोलेगा, ना वहाँ के एमसीजी के हेड बोलेंगे, ना डिप्टी कमिश्नर बोलेगा। वो बस इस काम में लग जाएंगे, हमारा हाथ दे रहे हैं जैसे आपने कहा ना, और हाथ की मरम पट्टी में लगे हुए हैं सब। ये जब तक 3 चीजें नहीं होंगी तब तक तो यूं ही खराब मिट्टी होती रहेगी। अब वो बात है कि ये जो जैसे गुड़गांव है, अब गुड़गांव में अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। यहाँ 110 सेक्टर बना दिए, जिस दिन ये 110 के 10 आबाद हो जाएंगे ना, उस दिन देखना गुड़गांव की क्या खराब मिट्टी होगी। ऑलरेडी गुड़गांव गैस चैम्बर बना हुआ है, ट्रैफिक प्रॉब्लम बड़ी भारी है, बरसात का अब ये तो कचरा बहुत ज्यादा बारिश होगी। गुड़गांव में एक पहली बारिश हुई थी छोटी सी कुछ हिस्से में, उसी में सर समय मेरे पास बहुत कम बचा है, जल्दी से मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो तमाम तरह की अभी समस्याएं देखी जा रही हैं, समाधान के रूप में क्या चीज होने की सबसे ज्यादा जरूरत है? अभी सरकार को प्राथमिक रूप से किन चीजों को सबसे पहले देखना चाहिए? दिल में एक आग लगी होनी चाहिए। मैंने बाढ़ की स्थिति को खत्म करना है। सारे डिप्टी कमिश्नर जो कहे नथिंग डूइंग डू इट, जब तक ये नहीं करेगा तो ये यूं ही चलता रहेगा, चलता आया है। ठीक है कृष्ण जी, जल्दी से। तो इसीलिए ये है कि गुड़गांव में 1 साल से इलेक्शन नहीं हो रही, एमसीजी के कोई मलिक जी जल्दी से, मुझे अब अंतिम प्रतिक्रिया लेनी है। जी सर, ठीक है कृष्ण जी, निकासी पानी की निकासी, मलिक साहब जरा मुझे चांस दीजिए। ठीक है सर ठीक है, जल्दी से कृष्ण जी। हाँ, सिर्फ समाधान ये है कि नई नालियां बनाई जाए, जो 1100 करोड़ प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री ने कहे हैं कि बाढ़ समाधान के लिए लगाएंगे, वो 1100 करोड़ से आप सिर्फ नालियां नवी बना दे जिसमें कि पानी की निकासी हो सके। ठीक है, आपकी बाढ़ की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी।
ड्रेनेज सिस्टम को सबसे पहले सुधारने की सरकार को जरूरत है। जो जो नाले बंद हो गए हैं पहले उनको चिन्हित करना चाहिए कि किनको नहीं कर बंद कर सकते, दिया गया है। वो नहीं कर सकते। जो नालियां बंद हो सबसे गई उनको जरूरी है नहीं नालों की कर सकते। सफाई। ठीक है, नई नालियां डालिए। ठीक है, नए नालियों का निर्माण और नालों की सफाई, अब इस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की सरकार को जरूरत है, ताकि आने वाले वक्त में अगर इस तरह की कोई भी और स्थिति एक उत्पन्न होती है चीज और कहना जी, तो हालात सबसे ये ना हो। जरूरी है। जी हेलो? जी, वो है वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब गुड़गांव में 465 स्ट्रक्चर है, एक भी काम नहीं कर रही उनमें से। ठीक है, चलिए बहुत बहुत पानी है शुक्रिया। जो बरसात का। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सरकार और प्रशासन जो भी योजनाएं इस वक्त बना रहे हैं, अब सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है उन योजनाओं को अमली जामा पहनाना, क्योंकि योजनाएं तो बन जाती हैं लेकिन सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती हैं, और इस तरह से कुछ वक्त बाद अगर काम नहीं होता है तो इस तरह से आपदा, अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका असर इस तरह से दिखाई देता है जो इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये लापरवाही सरकारों की और प्रशासन की ही कही जा सकती है। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।